हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं क्लास में लेक्चर नंबर 3 सेट थ्योरी का डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू सेट, आपका सबसेट्स, ठीक है, टाइप ऑफ सेट, वो सब हमने कर लिया था कवर। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 आपका इंटरवल एज अ सबसेट, ठीक, उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट, फिर वेन डायग्राम, ये सब चीज़ें कवर की थी। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 में ना जो लास्ट टॉपिक हमने लेक्चर 2 में छोड़ा था, वेन डायग्राम, स्टार्ट वहीं से करेंगे। कनेक्ट होता है ये टॉपिक आपका, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जब मैंने लेक्चर 2 क्लोज किया था तो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में वेन डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो एक बार पहले वेन डायग्राम को इन दो क्वेश्चन से रिवाइज करते हैं, देन आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, टर्म्स याद आ गई, इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, जब इसका वेन डायग्राम बनाना है तो आपको मैंने बोला था आप एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर करोगे डिनोटेड बाय अ रेक्टेंगल। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ले लिया, हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और ये रेक्टेंगल आपका क्या डिनोट करता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, फिर जब 3 सेट की बात करता है तो 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स आप बना देते हो, 3 ओवरलैपिंग सर्कल आप बना देते हो, ठीक है, मतलब कोशिश करना जितने फाइन सर्कल बन जाए ABC। आपने 3 सर्कल बना दिए। अब इसमें आपको कहता है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। B यूनियन C का मतलब अब B वाला सर्कल और C वाला सर्कल दोनों इंक्लूड करोगे, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या था कि आप B और C दोनों को कंसिडर करोगे, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो मैंने B और C को कंसिडर कर लिया, लेकिन यहां पे दिया कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा, मतलब आपके पास क्या आ गया, इसको छोड़ के ये बाकी सारा, ये। तो वेन डायग्राम में एक्चुअली क्या है कि सर्कल्स तो आप बना दोगे, मेन होता है कि इसमें कौन सा रीजन शेड करना है हमें, कौन सा रीजन इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे की, तो बी और सी का यूनियन छोड़ के ये सारा हम ले सकते हैं बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में, बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में। अब ध्यान से सुनना, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आपको सारा दिख रहा है और ए आपका ये है सब। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में कॉमन वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट तो नहीं है, बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट तो नहीं है, ना ही ये वाला पार्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा फोकस करो तो ये वाला एक ऐसा पार्ट है, ये वाला, जो आपका बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है और ए के पूरे सर्कल में भी आ रहा है। तो फाइनली इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, फाइनली मैं आपको बताता हूं ये कैसे ड्रॉ होगा। आपने क्या किया, इसको यूनिवर्सल सेट बनाया, समझ आया आपको, आपने 3 ओवरलैपिंग सर्कल बना दिए, ए बी और सी। बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारा पार्ट, और ए ये पूरा सर्कल। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों का कॉमन। तो कॉमन वाला पार्ट बच्चों सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना आप हाईलाइट कर सकते हो, ये आपका रिक्वायर्ड वेन डायग्राम है, ठीक है। तो पिछली बार मैंने आपको यूनियन का वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम, अच्छा कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, इन सबके वेन डायग्राम सिखाए थे। ये उन सबका कॉम्बिनेशन आपके सामने, ठीक है। तो वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में क्वेश्चंस आपके इंस्टेंटली क्रैक हो जाएंगे अगर आपको वेन डायग्राम की प्रैक्टिस हो गई। अच्छा, ये तो मैंने आपको विदाउट एलिमेंट्स बताया। यहां पे क्वेश्चन पढ़ो आपको एक सेट गिवन है ए, एक सेट गिवन है बी और सी, और इन तीनों का यूनिवर्सल सेट 1 to 10 आपको दे दिया। आपको कहता है आप वेन डायग्राम से ये डेटा रिप्रेजेंट करो, वेन डायग्राम से डेटा रिप्रेजेंट करो। अगेन आपने एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लिया, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है, मतलब सारे एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक इसके अंदर आएंगे। अब वह किस तरह से आएंगे, आपने ए बी और सी 3 सर्कल ले लिए, ओवरलैपिंग होते हैं ये। अब इसमें बहुत ध्यान से एलिमेंट्स को प्लेस करना है। जैसे कि आप ये देखो तीनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ए में 3, बी में 3 और सी में भी 3 है। तो ये पार्ट आपका ऐसा है जो तीनों सेट के अंदर कॉमन है। तीनों सेट में आपने लास्ट क्लास में 2 सेट का ओवरलैप सीखा था, ये 3 सेट का हमने वेन डायग्राम स्टार्ट किया क्लास में आज।
तो जो तीनों में कॉमन है हमने वो प्लेस कर दिया, मतलब मेरा 3 वाला एलिमेंट तो यूज हो गया, 3 वाला एलिमेंट यूज हो गया। अच्छा, अब ए और बी दोनों में कॉमन देखना, ए और बी दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 था वो यूज हो गया और एक 4 भी है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट, ये देखो कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको जरा ध्यान से देखो, ये ए और बी का कॉमन पार्ट है। तो जो 3 और 4 है आपके यहीं पे तो होने चाहिए, तो 4 मैंने यहां प्लेस कर दिया। सही है, अगर आपको समझ आ गया फटाफट इंस्टेंटली प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हमने ए और बी का कॉमन ले लिया। अब कहता है बी और सी का कॉमन देखना, आपका 3 था, बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन ये वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला, इसमें आपका 3 कॉमन था, यूज हो चुका है, 7 रह गया, तो आपने यहां पे 7 प्लेस कर दिया, 7 प्लेस कर दिया, आपका ये भी एलिमेंट यूज हो गया। ठीक है, अब आप ए और सी में कॉमन देखो, आपका 3 कॉमन था, यूज हो चुका है, 1 कॉमन है दोनों में। तो ए और सी का कॉमन क्या बच्चों, फिर से एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूं आपको, ए और सी का कॉमन आपका ये है, ये चीजें विजुलाइज करना सीखना आप, ये ए और सी का कॉमन है। ठीक है, तो ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है आपका 1 यहां पे आ गया। ठीक है, अब रिमेनिंग आपका 1 यूज हो गया, इट मींस आपका सी वाला सेट तो कंप्लीटली फिल हो गया, 1 3 7। सी के अंदर 3 ही एलिमेंट थे, हमने कंप्लीटली दिखा दिए। ए में आपके पास क्या था 1 2 3 4, तो 1 3 4 तो आ गया, 2 समवट यहां होगा जो किसी के साथ कॉमन नहीं है। अच्छा, बी के लिए 3 4 6 7, 3 4 7 आ गया, 6 यहां पर होगा जो किसी के साथ कॉमन नहीं है। बी का एलिमेंट तो जो रिमेनिंग है वो तो लिखोगे ना आप। अब इन सब के अलावा और कौन सा एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 6 7 हो गया, मतलब 5 रह गया, 5 रह गया, 8 रह गया और 10 और 9 कंप्लीटली, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट थे, तो जो सेट्स के अंदर थे वो हमने प्लेस कर दिए कॉमन वगैरह प्रॉपर्ली देख के, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है जो किसी सेट को इंक्लूड नहीं कर रहे वो बाहर आप यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये डेटा रिप्रेजेंटेशन है इन वेन डायग्राम। ठीक है, ये रीजन शेड करना हमने सीखा वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम आपको याद आ गया, वेन डायग्राम अगर आपको याद आ गया तो अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप अगर मेंस की बात करते हो तो ये जो एक ऐसा लॉ है आगे कुछ चैप्टर्स में भी यूज होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी की अगर आप बात करो तो अभी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, आगे चल के प्रोबेबिलिटी में भी तो यही होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पे डी मॉर्गन लॉ की एप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ डी मॉर्गन लॉ लिखा था, पहले उसको गिवन सेट्स के थ्रू वेरीफाई करना सीखते हैं और फिर उसका आज प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, उसका फिर हम प्रूफ भी देखेंगे। देखो बच्चों, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है और यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने हैं तो आपके दो लॉ थे, आपके दो लॉ थे। पहला लॉ क्या था बच्चों, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, याद कर लो इसे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बीच का साइन रिवर्स हो जाता है, ये आपका यूनियन था, ये आपका इंटरसेक्शन है। ठीक है, ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इसमें पहले ए यूनियन बी निकाल के रख लो। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी दोनों के एलिमेंट आप ले लोगे, ए और बी, ए के एलिमेंट आपने ले लिया 1 2 3 और 4। अच्छा, यहां पे हमने बी के एलिमेंट लेने शुरू किए तो 3 और 4 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, रिपीट नहीं करना, बचा क्या, बी का सिर्फ 5 और ले लोगे। यूनियन का मतलब होता है टोटल एलिमेंट्स ले लो आप, ए के भी ले लो बी के भी ले लो आप एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा एलएचएस में आपको ये कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या थी, यूनिवर्सल में से जिसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है वो वाला सेट माइनस कर दो। मतलब अगर मैं आपको लास्ट क्लास का याद दिलाऊं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, यूनिवर्सल में से ए वाला सेट माइनस कर दो, ये सीखा था हमने। अभी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो यूनिवर्सल में से आप ए यूनियन बी को माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल है 1 से लेके 6 तक, 1 to 6 आपको सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, और यूनियन में क्या है 1 से लेके 5 तक। तो यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट लेना चाह रहा था मैं, लेकिन जो ए यूनियन बी के साथ कॉमन है वो हटा दो, मतलब 1 to 5 हटा दो, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। तो एलएचएस में आपके पास एक सिंगलटन सेट आ गया जो 6 को कंटेन कर रहा है। अच्छा,
वेरीफाई करना है तो LHS और RHS दोनों इक्वल आने चाहिए। RHS के लिए मुझे A कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर मुझे B कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले A कॉम्प्लीमेंट निकाले। A कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल माइनस A। ठीक बात है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल में से उसी सेट को आप माइनस कर दोगे। तो यूनिवर्सल 1 to 6 और A आपका 1 to 3 4, तो 1 to 6 में 1 to 3 4 हटा दो तो आपके पास बचेगा 5 और 6। सिमिलरली कॉमा लगा के मैं यहां पे B कॉम्प्लीमेंट निकाल लूं, यूनिवर्सल माइनस B कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल में से B वाला सेट माइनस कर दो। तो अब यूनिवर्सल 1 to 6 है और ये 3 4 5 है, तो यूनिवर्सल में से 3 4 5 हटा दो तो बचा क्या, 1 2 और 6। क्लियर। अच्छा, जब आपके पास A कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया आपने, B कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ये किस लिए निकाल रहे थे, क्योंकि RHS में मुझे इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्शन क्या था, इंटरसेक्शन क्या था, दोनों का कॉमन वाला पार्ट, दोनों का कॉमन वाला पार्ट। A कॉम्प्लीमेंट 5 और 6 है, B कॉम्प्लीमेंट 1 2 6 है, दोनों में कॉमन क्या बच्चों, 6। और अब थोड़ा ध्यान से देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखो, किसको देखोगे आप, LHS को देखो। LHS कितना आया था, सिंगलटन सेट 6, RHS कितना आया है, अगेन 6। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, LHS इज इक्वल टू RHS। दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, यहां लिख देता हूं मैं, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट आपने क्या करा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यह आपने प्रूव कर दिया। समझ आया आपको। ठीक है, इसको वेरीफाई बोलते हैं। वेरीफाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेट गिवन है, उन्हीं सेट्स को यूज करके हम वेरीफाई कर रहे हैं। एक होता है इसका प्रूफ, कि आपको एलिमेंट नहीं देगा, आपको प्रूफ करना है कि वैलिड है, कैसे है ये वैलिड, वो हमें बात करनी है उसके बारे में। ठीक है, देखते हैं उसको भी आगे। इसका सेकंड पार्ट भी करके देख लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सेकंड लॉ ये था ना कि पहले इंटरसेक्शन है, वो यूनियन में इंटरचेंज हो जाएगा आपका। चलो, अब कुछ चीजें इसमें हम इंस्टेंटली बता सकते हैं, जैसे कि अगर मैं A इंटरसेक्शन B की बात करूं तो A और B में कॉमन ही तो देखना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, A में 3 और 4, B में भी 3 और 4 है, दोनों है। तो A इंटरसेक्शन B आपके पास आ गया 3 और 4। अच्छा, LHS में आपके पास क्या है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल में से इसी को आप माइनस कर दो, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल में से बेटा उसी को माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल था 1 to 6, A इंटरसेक्शन B है 3 और 4, तो क्या मिला आपको, 3 और 4 हटाने के बाद 1 2 5 और 6, यूनिवर्सल में से मैंने A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट हटा दिए। यही आपका कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, है ना। चलो, अब RHS के लिए आपको A कॉम्प्लीमेंट चाहिए और B कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। A कॉम्प्लीमेंट ये रहा, B कॉम्प्लीमेंट ये रहा। तो RHS के लिए इसमें इस बार हमें दोनों का यूनियन चाहिए। चलो बना लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे बस। A कॉम्प्लीमेंट देखो भाई, A कॉम्प्लीमेंट कितना है, A कॉम्प्लीमेंट है 5 और 6। अच्छा, B कॉम्प्लीमेंट कितना है, 1 2 6। दोनों के टोटल एलिमेंट ले लो। दोनों के टोटल एलिमेंट लेने का मतलब मैंने लिया 1 2 5। अच्छा, 6 2 बार आ रहा है, लिखोगे तो एक ही बार, लिखोगे तो एक ही बार। तो LHS RHS पे फोकस करो। LHS 1 2 5 6, RHS 1 2 5 6। देयरफॉर डी मॉर्गन लॉ का सेकंड लॉ, डी मॉर्गन का सेकंड लॉ भी हमारे पास वैलिड है फॉर द गिवन सेट। ठीक है बच्चों, तो ये अभी आपका बहुत इजी वाला पार्ट है। सेट मैंने इनिशियली मेंशन किया था आपको कि वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है आपका 11th क्लास का। तो डी मॉर्गन लॉ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसकी हमने वेरिफिकेशन भी देख ली अगर हमें सेट गिवन है। तो इसके बाद ये जो अब हम करने जा रहे हैं, ये आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब टीचर्स का एक तरह से अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो फेवरेट क्वेश्चन होता है ये कि प्रूव कर दो भाई। 4 मार्कर दोनों पार्ट दे देता है आपको कि प्रूव कर दो। तो प्रूव कैसे करते हैं बच्चों, अब मुझे एलिमेंट तो दिया नहीं हुआ, एलिमेंट तो गिवन नहीं है। तो इसके लिए ना, इसको समझने के लिए आप पहले ना कुछ टर्म्स पे ध्यान देना। आप टर्म्स क्या होगी
मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के देता हूँ, यहाँ पे ये टर्म्स को याद रखना, इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, ठीक है। अगर तो बच्चों ये साइन बिलोंग्स टू का आता है हमारे पास सेट्स के अंदर, अगर ये साइन बिलोंग्स टू का मैं यूज करूंगा, बिलोंग्स टू का साइन अगर मैं यूज करूंगा, तो उस केस में अगर ये साइन बना, ये साइन किसका था, यूनियन का, इसका इंग्लिश में मीनिंग हम और लेते हैं कि ए या बी, ए और बी दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो उसके लिए हम मीनिंग इसका एंड लेते हैं कि भाई ए और बी दोनों के एलिमेंट जो कॉमन है ना वो ही उठाने हैं। यूनियन में क्या होता है, ए में से ले लो या बी में से ले लो। इंटरसेक्शन में क्या, जो दोनों में होना चाहिए, बोथ, तो पर्टिकुलरली ए एंड बी बोला जाता है। लेकिन अगर ये साइन डज नॉट बिलोंग्स टू में चला गया तो यहां पे हम मीनिंग उल्टा ले लेते हैं। ये प्रूविंग के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज अगर पकड़ ली तो बात खत्म। तो उसमें इस यूनियन को और मत लिखना, आप एंड कंसिडर करके चलना और इंटरसेक्शन को और लेके चलना। मतलब क्या करा कि बिलोंग्स टू को जब मैंने डज नॉट बिलोंग्स टू में कन्वर्ट करा तो हमारा जो यूनियन का जो हम इंग्लिश में मीनिंग लेके चल रहे थे वो रिवर्स कर दिया, और की जगह एंड कर दिया, एंड की जगह और कर दिया, ठीक है। ये चीजें आपको लिखी रहेगी, अभी इसको हम यूज करेंगे तो आप समझना क्या मतलब है इसका, बहुत सिग्निफिकेंट है ये। अब देखो बात फिर से वही शुरू करते हैं कि एलिमेंट तो गिवन नहीं है। तो ऐसा है कि अगर मैं बात करता हूं ये ए है बी है, तो ए और बी में कुछ एलिमेंट होगा तो सही, कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तभी हम सेट की बात कर रहे हैं। एम्प्टी सेट तो बोला नहीं है उसने, ए और बी दो हम फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, तो ए का मैंने एक एलिमेंट ले लिया, मान लो एक्स ले लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, ठीक है। तो अब एक्स ले रहे हो तो हम ना यहां से स्टार्ट करेंगे कि मेरे पास ना एक्स जो मैं एलिमेंट ले रहा हूं वो एलएचएस का जो सेट होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मैंने वहां से ले लिया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जरा वेन डायग्राम में विजुलाइज करो, ए यूनियन बी ये सारा था तो कॉम्प्लीमेंट ये सारा है बाहर वाला, मतलब एक्स यहां पे कहीं पे पड़ा हुआ है, यहां पे कहीं पे पड़ा हुआ है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है वो। अच्छा, अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को एक्स बिलोंग कर रहा है, बात सुनना ध्यान से, अगर एक्स तुम्हारा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी को तो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं कर रहा। अभी मैंने बताया आपको एक्स कहां है, एक्स यहां पर है इस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ए और बी के सेट के बाहर, तो इसका मतलब एक्स ए और बी के यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम बोलेंगे एक्स जब ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा बच्चों, तो एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा और एक्स बी को भी बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन यहां पे यूनियन को हम और के नाम से जानते हैं, लेकिन कब, जब बिलोंग्स टू यूज हो रहा है। देखो मैंने बताया था ना, यहां पे बिलोंग्स टू अपने आप इन्वॉल्व हो गया। अगर बिलोंग्स टू होगा तो यूनियन को और होगा, और डज नॉट बिलोंग्स टू है तो यूनियन के लिए हम एंड लेते हैं। तो यहां पे डज नॉट बिलोंग्स टू है तो यूनियन के लिए आप एंड लिखोगे। मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जरा फिर से थ्योरी पे ही चल रहे हैं, वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा। अगर एक्स ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, मान लो एक्स ये ए सेट था, एक्स ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक्स कहां पे है, यहां पर बाहर है, और बाहर के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को। लो बच्चों, एंड एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू को बिलोंग्स टू में कन्वर्ट करा तो एक ही तरीका है कि अगर ए को बिलोंग नहीं कर रहा तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, बाहर के पार्ट को बिलोंग करेगा। अच्छा, इसके बाद एक्स बिलोंग्स टू, जैसे यहां पे था ना कि डज नॉट बिलोंग्स टू हमने दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ऐसे ये बिलोंग्स टू डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा एंड देखो अगर बिलोंग्स टू है बच्चों, बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू के लिए एंड का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन। अब दिमाग से जरा काम लो, छोटी सी बात सुनो, एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स एक एलिमेंट ले लिया, कुछ भी हो सकता है वो, इस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, कह रहा है वही वाला एक्स तुमने अभी प्रूव कर दिया कि वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग कर रहा है,
मतलब एलिमेंट सेम है दोनों के अंदर, और जब दोनों के अंदर एलिमेंट सेम होते हैं तो बच्चों वो कौन से सेट होते हैं? इक्वल सेट। वो कौन से सेट होते हैं? इक्वल सेट। तो हम इसको बिना कोई कहानी लिखे आप बता सकते हो कि मैंने जो x एलिमेंट ऊपर वाले सेट के अंदर लिया था वो ही एलिमेंट नीचे वाले सेट में आ गया। अरे तो एलिमेंट सेम है दोनों सेट्स में, तो भाई ये दोनों सेट इक्वल सेट है। क्लियर? तो ये डी मॉर्गन लॉ का जो प्रूफ है, बच्चों को जनरली डाउट रहता है इनका। मैंने ये जो चीजें आपको टर्मिनोलॉजी जो बताई है इसको आप ध्यान रखो, सिंबल्स को ध्यान रखो, बिलोंग्स टू में क्या लगाना है, डज नॉट बिलोंग्स टू में क्या लगाना है, तो बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। प्रूफ आप देख ही सकते हो कितना ईजी था ये। अच्छा एक और कर लेते हैं, इसका सेकंड वाला प्रूफ कर लेते हैं, तो आपको कमांड बैठ जाएगी आपका, है ना, टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। सेम वर्किंग, यहां पे मैंने फिर से x लिया, x LHS को बिलोंग करवा दिया, मतलब वो कह रहा है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट को x बिलोंग कर रहा है, x इस कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। तो देखो होता क्या, जब बिलोंग करता है तो आप डज नॉट बिलोंग टू के बारे में सोचो। अच्छा डज नॉट बिलोंग टू था तो बिलोंग टू के बारे में सोचना शुरू करो, सिर्फ यही तो प्रोसेस है इसमें। तो यहां पे जब बिलोंग्स टू की बात आ गई तो मैं क्या सोच रहा हूं कि भाई x किसको बिलोंग नहीं करेगा, हम बोलेंगे a इंटरसेक्शन b को नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को तो कर रहा है। अगर उसके कॉम्प्लीमेंट को कर रहा है तो किसको बिलोंग नहीं करेगा? नॉर्मल सेट को। अच्छा फिर डज नॉट बिलोंग्स टू डिस्ट्रीब्यूट करूं, डज नॉट बिलोंग्स टू डिस्ट्रीब्यूट करूं, लो कर दिया। ये साइन जो था देखो जरा ध्यान से, डज नॉट बिलोंग्स टू जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये इंटरसेक्शन क्या डिनोट करता है? डज नॉट बिलोंग्स टू में इंटरसेक्शन क्या डिनोट करता है? और। यहां पे क्या लिख दोगे तुम? और। ये चीजें अगर पकड़ में आ गई तो दिक्कत ही क्या? ये ही कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स टू में वो जो मीनिंग है बिल्कुल रिवर्स हो गया उसका। ठीक है, मीनिंग उसका रिवर्स हो गया। अब मैंने क्या बोला था, डज नॉट बिलोंग्स टू है तो बिलोंग्स टू के बारे में सोचो। अगर ये ए को बिलोंग नहीं कर रहा तो भाई किसको बिलोंग करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। और ये किसको बिलोंग करेगा? बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब फिर बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग्स टू जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, बिलोंग्स टू वैसे कॉमन ले लो। सेम तो स्टेप्स है आपके, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। और बिलोंग्स टू के अंदर, बिलोंग्स टू के अंदर और के लिए क्या सिंबल लेते हो आप? बिलोंग्स टू के अंदर और के लिए क्या सिंबल लेते हो? यूनियन। देखना जरा, x किसको बिलोंग करवाया था आपने? इस सेट को। x इसको भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट्स है। तो आपने इसका डी मॉर्गन लॉ का जो सेकंड, डी मॉर्गन लॉ सेकंड वाला जो केस था वो भी आपने प्रूव कर दिया। लो, हेंस प्रूव्ड। तो मैंने आपको वेरिफिकेशन सिखाई सेट जब गिवन थे, मैंने आपको प्रूफ करने सिखा दिए जब कुछ एलिमेंट गिवन भी नहीं थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में सिर्फ हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था जब हम कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, अभी हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो अब ये आपका लास्ट टॉपिक है बच्चों सेट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा मैंने आपको सीबीएसई का सारा पढ़ा दिया, अगर ये लेक्चर एंड तक आप देखते हो तो सीबीएसई का आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो मैं एक लेक्चर आपको, छोटा सा लेक्चर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एक और दे दूंगा। ठीक है, तो वैसे सेट थ्योरी वाइज आज कंप्लीट होने वाला आपका। चलो, ए और बी दो फाइनाइट सेट है, जब भी फाइनाइट सेट बोलेगा आप इस तरह से ओवरलैपिंग सर्कल बना दिया करो। अच्छा, और रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम दो फॉर्मूले सीखेंगे। पहला फॉर्मूला आपको बोलता है कि अगर आप ए यूनियन बी की बात करते हो, ए यूनियन बी मतलब ए के अंदर और बी के अंदर मिला के कितने एलिमेंट है, नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसका कार्डिनल नंबर कितना है, मतलब इसका ऑर्डर कितना है। कार्डिनल नंबर बोलो या ऑर्डर ऑफ अ सेट बोलो, एक ही बात है बच्चों। कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ सेट बोलो, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है प्यारा सा, ये याद कर लेना। आगे का सारा टॉपिक इन दो फॉर्मूलों पे बेस्ड है, एक अभी लिख रहा हूं, एक अगले पेज पे आएगा आपका। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसका प्रूफ मांग लेता कभी कभार वो, तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वाला पार्ट तो कोई डाउट ही नहीं है आपको कि ए इंटरसेक्शन बी है, कॉमन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो सारा आपका ए इंटरसेक्शन बी है। अब ये वाला पार्ट क्या है बच्चों, a माइनस बी, a माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू सेट। a माइनस बी का मतलब क्या था, a का सारा लूंगा मैं पार्ट,
लेकिन जो बी के अंदर कॉमन आ रहा है वो नहीं लेना। ए माइनस बी में मतलब क्या बात कर रहे हो आप, ए माइनस बी में आप सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे हो, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये ए माइनस बी है। अच्छा बी माइनस ए की अगर आप बात करते हो तो बी माइनस आप ए में ये वाला पार्ट ले रहे हो सिर्फ, उसमें सिर्फ प्योरली बी का पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा ना, आपको याद होगा कि ये पूरा सेट ए सेट था, ये पूरा सेट, तो ए माइनस बी सिर्फ इतना वाला पार्ट हो गया जो पर्पल से हमने किया। अच्छा ये पूरा सेट बी सेट था, पूरा सर्कल, तो बी माइनस ए वाला सिर्फ ये वाला पार्ट है। तो अगर मैं बात तुमसे पूछूं कि भाई ए यूनियन बी मतलब ए और बी मिला के कितने एलिमेंट बनेंगे, देखो बहुत बढ़िया चीज है ये, समझ आएगा आपको। आपने क्या करा भाई, इसका ना एलएचएस लिया, एलएचएस लिया, आपने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे पता करने हैं ए यूनियन बी में, कोई डाउट ही नहीं है, ए यूनियन बी में मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने हैं। तो मैंने बोला यार ए यूनियन बी मतलब पूरे जो दो सर्कल है तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं मुझे, एक ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी के एलिमेंट ले लो, एक ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और आगे वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। कह रहा है इन तीनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के तीन अलग अलग, देखो एकदम अलग अलग तीन रीजन दिख रहे हैं ना, एक ए माइनस बी ये हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये बी माइनस ए हो गया, तीनों को मिला के यूनियन मिल रहा है मुझे। अच्छा इससे ये कहा प्रूफ हुआ, ये तो प्रूफ नहीं हुआ। तो इसमें बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अब एक मेजर स्टेप इसमें आपको मैं अप्लाई करके दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको कि बच्चों आप ना ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन आपका एक बार है लेकिन वो प्लस में है, वो आपका प्लस में है, तो प्लस की रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है। मैंने क्या किया, एक बार ए इंटरसेक्शन बी का नंबर प्लस कर दिया और एक बार ये माइनस कर दिया, क्योंकि मेरी प्राइम रिक्वायरमेंट ना ये है, ये मेरे पास क्वेश्चन में चाहिए आरएचएस में। चलो अब इसको जरा हम कंबाइन करेंगे। देखो अगर बच्चों एक मिनट, अगर बच्चों मैं ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ दूं और यहां पर मैं बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को जोड़ दूं और ये एज इट इज नीचे आ गया। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, मैंने क्या किया, इन दोनों को ग्रुप कर दिया एक तरह से, और लास्ट वाला यहां पे ऐसे लिख दिया। अब यहां पे देखना a माइनस बी के एलिमेंट और a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट मिला के क्या बन रहा है, पूरा सेट A। एक बार करो वहां पे ध्यान दो, a माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट। अच्छा a इंटरसेक्शन b ये, अरे तो भाई पूरा क्या बन गया ये गोला A का, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। सिमिलरली इधर देखना b माइनस ए का ये सारा पार्ट था, a इंटरसेक्शन b ये है, दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, b वाला सर्कल, तो ये क्या बन गया, b वाला सर्कल, और a इंटरसेक्शन b आपके सामने दिख रहा है आपको। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया है इसको प्लीज याद कर लो, आगे बहुत यूज होने वाला है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये अभी हमने दो फाइनाइट सेट पे बात की है, इससे आगे तीन फाइनाइट सेट पे बात करेंगे। अच्छा तीन फाइनाइट सेट का जो मतलब वेन डायग्राम है वो मैं अभी क्लास के स्टार्टिंग में भी दे चुका हूँ आपको, इस तरह से तीन ओवरलैपिंग सर्कल आप बना देते हो, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सल सेट अगेन रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। इसका जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अरे पिछली बार दो सेट थे तो उनके एलिमेंट प्लस किए थे ना, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिर बी के नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस कर रहे थे, इस बार तीन सेट है तो तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस करोगे और फिर उन दो का इंटरसेक्शन माइनस हुआ था। तो इस बार क्या होगा, पेयर वाइज पहले ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस किया, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस होगा, फिर सी और ए का इंटरसेक्शन माइनस होगा, ये तो रुक ही नहीं रहा, प्लस प्लस फाइनली कह रहे जो तीनों का कॉमन पार्ट है ना, तीनों का ये वाला तीनों का कॉमन पार्ट है, कह रहा वो प्लस होगा। अच्छा वही बात है, इसका प्रूफ जब तक ना मिले तब तक तो मजा नहीं आएगा। अच्छा ये 4 मार्कर में इसका प्रूफ आ जाता है कई बार, मतलब आज की क्लास आपकी स्कूल एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं जनरली इसी से आते हैं, या तो सबसेट से आएंगे, ऑपरेशनल सेट से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है।
आपके सबसेट से आते हैं। अदरवाइज फिर ये जो हम आज पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वेन डायग्राम को यूज करके, ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, तो बात हो ही रही है ना इनकी, तो मेन ये चीजें पेपर में आती है। तो इसका प्रूफ अगर बच्चों आपको करना है, हमने फिर वही सेम इसका प्रूफ अगर मुझे करना है तो मैंने क्या किया, तीनों का यूनियन कंसिडर कर लिया एलएचएस में। अच्छा, फिर इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया। मैंने कहा यार एक काम क्यों नहीं करते यार, तुम बी यूनियन सी को डी ले लो, ये कर लो तुम, क्योंकि 3-3 सेट दिक्कत कर रहे हैं। 2 सेट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो कहता चलो ठीक है, हमने क्या किया, ए यूनियन बी यूनियन सी को डी ले लिया। यार 2 का यूनियन तो पढ़ लिया तुमने, वो तो लगा सकते हो, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी माइनस क्या था, ए और डी का इंटरसेक्शन। ठीक है, मजा आया? आपने जो पढ़ लिया वही तो लगाया। अब ज्यादा वेट मत करो, जो डी लेट किया था वापस सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखते क्या बेनिफिट होता है हमें। यहां पे डी की जगह मैंने क्या किया, बी यूनियन सी सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां पे भी करोगे, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगा के बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। ठीक है, अब बी यूनियन सी फिर से 2 सेट का यूनियन दिख रहा है, दोबारा लगा दो फॉर्मूला, दोबारा लगा दो, आपको चीज जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आता हुआ दिखेगा। बी यूनियन सी क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी। क्या कहते हो? अभी मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया। इसको एक्सपेंड करने की बारी अभी दूर की है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो लगाए पहले, है ना। फॉर्मूला तो बात की बात है। यहां पे मुझे जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ए बी के साथ इंटरसेक्शन देगा, फिर ए सी के साथ भी इंटरसेक्शन में जाएगा और बीच में यूनियन है। ए बी के साथ इंटरसेक्शन देगा, ए सी के साथ इंटरसेक्शन देगा और बीच में क्या आ रहा है, यूनियन। बोलो क्लियर हुआ? अब जिसमें कुछ वर्किंग नहीं बची उसे तो एज इट इज पहले लिख देते हैं। चलो, इसका तो कुछ भी नहीं होना, ये तो आप ऐसे लिख दो, इसका कुछ नहीं होना। अब इसका कुछ होगा। इसमें ये एक सिंगल सेट एज्यूम करो, ये एक सिंगल सेट एज्यूम करो। फिर से अगर मैं इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं, ए यूनियन बी फिर से लगता हुआ दिख रहा है यहां पे। फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप, यहां माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये मेरा पूरा ए एज्यूम कर लिया मैंने, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये पूरा बी ले लिया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। देखो पहले ये पूरा ए लिया, फिर इंटरसेक्शन, फिर ये पूरा बी ले लिया। लो बच्चों, क्या समझ आया आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी लिखा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी लिखा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये इंटरसेक्शन ये, अरे वही लगाया ना, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लगा लिया। मतलब इसको ऐसे एज्यूम कर लो, अगर नहीं समझ आ रहा तो, एक्स यूनियन वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यार इसको तुम एक्स ले लो, ठीक है, इसको तुम एक्स ले लो, इसको यूनियन, इसको वाई ले लो। देख लो ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्या कहते हो? आपका ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स ये हो गया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इस पे जरा ध्यान देना, वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अरे ए 2 बार आ रहा है कॉमन में। अब कॉमन में अगर ए 2 बार आ रहा है तो कोई उसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी है, रहेगा तो वो एक ही ए और ए में कॉमन क्या था, याद करो, आइडेम्पोटेंट लॉ बताया था, ए इंटरसेक्शन ए क्या था, ए इटसेल्फ। तो यहां पे फाइनली आपका रिजल्ट आपके सामने है। ये तो सेम एज ए कॉपी कर देंगे हम, इनमें तो कोई वर्किंग बची नहीं है। वर्किंग कहां पे बची है, ये माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहां लिख दिया मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए 2 बार था, एक ही बार लिख दिया आइडेम्पोटेंट लॉ लगा के। आइडेम्पोटेंट लॉ लास्ट क्लास में पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ। रिजल्ट आपका सामने है, ठीक है, यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ये दोनों रिजल्ट
रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, तो आप इसके आगे क्वेश्चंस बहुत आराम से कर पाओगे। अब ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। आपको कह रहा है एक्स और वाई दो सेट है जिसमें एक्स यूनियन वाई हैज 40 एलिमेंट्स, तो इसको कैसे लिखोगे बच्चों आप? इंस्टेंटली क्वेश्चन खत्म, शुरू होते ही कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज 40, सिर्फ नोटेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एन से डिनोट करोगे। अच्छा एक्स में कितने एलिमेंट्स है? 25 है। अच्छा वाई में कितने एलिमेंट्स है? 24 है। क्या मजाक है ये? कह रहा बताओ कितने इंटरसेक्शन में होगे, फॉर्मूला लगा दो। अब एक सिंपल सी बात है, 4 चीजें अगर फॉर्मूले में है उसमें से 3 दे दी, तो भाई फोर्थ हम क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्या हम ये नहीं निकाल पाएंगे क्या? सिंपल, आप यहाँ पे 40 रखोगे, यहाँ पर 25 रखोगे, यहाँ पर 24 रखोगे, इसे मान लो आपने x ले लिया, तो x को x माइनस का इसे इधर ले आए, 25 प्लस 24 49 हो गया, 40 उधर चला गया माइनस में, x की वैल्यू 9, मतलब इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है बच्चों? 9 एलिमेंट है। बहुत ही, मैंने बताया मजाक सा क्वेश्चन है ये, कुछ है ही नहीं इसमें। एप्लीकेशन, फॉर्मूला समझ आया, वैल्यू रख दी, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ यहाँ ये ठीक है, ये भी हो जाएगा, ए पार्ट तो हो ही जाएगा, बी और सी पे ध्यान ज्यादा देंगे। ए पार्ट में आपको बता देता हूँ, देखो इस बार आपको इंटरप्रेट करने की भी नीड नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दे दिए, यहाँ पे यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया, इंटरसेक्शन पूछ रहा पहले, तो आपने बड़ी खुशी खुशी फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसी चीजें देख के तो दिक्कत है ही नहीं ना बिल्कुल भी, आप लगा ही दोगे। ए यूनियन बी की वैल्यू भाई 26 है, ए की कितनी है? 12 है, बी की कितनी है? 19 है। इंटरसेक्शन मुझे कैलकुलेट करना है, चलो करते हैं। इंटरसेक्शन माइनस में, उसको इधर बुला लो, यहाँ पे कितना हो गया? 12 और 19 आपका हो गया 31, और 26 इधर आ गया माइनस में, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5 आ गई। मतलब एक ही चीज 2 बार हमने अप्लाई कर दी। इसको देखते हैं, a माइनस बी। अब a माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट समझने की बात है बच्चों, हमने क्या किया यहाँ पे, ये a है ये b है। a माइनस बी डिनोट क्या करता है वेन डायग्राम में? a माइनस बी डिनोट क्या करता है? ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, मानते हो? a माइनस बी का मतलब सिर्फ a, b नहीं आना चाहिए उसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? कह रहे यार a माइनस बी अगर तुम्हें निकालना है ना, तो कह रहे तुम पूरा सर्कल ले लो a का, तुम पूरा सर्कल ले लो a का, उसमें से कह रहे ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो ना, ये लो, इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट आप हटा दो। नहीं समझ आया यार? ए है, बी ए है, अगर मैं ए का पूरा रीजन ले रहा हूं, उसमें से ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं, तो अपने आप ए माइनस बी का नहीं बचेगा? ये लॉजिक लगा लो। और इंटरसेक्शन इसलिए इसने हमें यहां पे निकलवाया था, अब उसके बाद तो बचा ही कुछ नहीं है। आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देखोगे 12 है, इंटरसेक्शन में कितने निकाल लिए आपने? 5 निकाल लिए, लो भाई 7 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी 7 आ गया। बी माइनस ए अब आप बताओगे, सोचो क्या बनेगा फॉर्मूला, सोचो, लगाओ दिमाग। बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या बन सकता है? अरे भाई बी के एलिमेंट चाहिए, तो बी का गोला ले लो, बी का सर्कल लो, उसमें से ए के साथ जो कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शनल पार्ट, वो माइनस कर दो। ए माइनस बी में ए के सर्कल में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, बी माइनस ए में बी के सर्कल में से फिर से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। कुछ भी तो नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें है, एक बार सुनी, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत इजी है। बी के अंदर 19 एलिमेंट है और उसमें 5 है, इंटरसेक्शन के 5 हमने निकाले थे। फाइनल आंसर इज 14। एक बार नजर मार लो, आप देख लो, कोई डाउट है तो। अच्छा कोई डाउट हो तो आप कमेंट वगैरह में मुझे लिख के दे देना, मैं इसका ऑडियो नोट या फिर और एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशन आपको मेल कर दूंगा, उसमें आप अपनी ईमेल आईडी छोड़ देना, ठीक है। सिंपल सी बात, वैसे तो एक बार में समझ आ जानी चाहिए, इन केस कोई डाउट हो तो आप भेज सकते हो, ठीक है। पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में नहीं है पर स्कूल एग्जाम में फिर भी दिखेगा आपको। स्कूल एग्जाम में टीचर पूछते हैं इसके बारे में काफी बार। क्वेश्चन पढ़ो, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। अच्छा ना भी बोलता समझ जाना, यहाँ पे यू लिखा मतलब यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है? 50 एलिमेंट्स है।
ए में 24 है, बी में 30 एलिमेंट्स है। आपसे कह रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ ए यूनियन बी की। अरे भाई ए यूनियन बी का नंबर निकालना अभी अभी तो सीखा है, अब उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छी चीज है, सुनते हैं जरा, सुनते हैं। तुम्हें मैंने कल बताया था कि भाई ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए और ये बी। ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो ये सारा, कोई डाउट नहीं है इसमें, ए यूनियन बी मतलब है सारा। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं, कह रहा है अगर ये ऐसे होता, ऐसे भी तो बना सकते हैं, ए ये वाला और बी ये वाला, मतलब मैंने पूरे यूनिवर्सल सेट को ही ना दो सेट में डिवाइड कर दिया, पूरे को, कुछ खाली छोड़ा ही नहीं। कह रहा है अब अगर ए यूनियन बी आपसे पूछूं तो अब क्या होगी ए यूनियन बी, कह रहा है ये सारी। तो दोनों केसेस में एक चीज आपको समझ आ रही है, वो क्या, कि ए यूनियन बी या तो यूनिवर्सल के सेट से कम होगी, और इस केस में ए यूनियन बी या यूनिवर्सल सेट के बराबर होगी। भाई ए और बी मिला के यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं, इसमें ए यूनियन बी मिला के भी यूनिवर्सल सेट से कम है। तो एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि एक मिनट, इसको ऐसे लिख दो, और इसको अब समझने की कोशिश करो दोबारा से, कि जो यूनिवर्सल सेट है, ये उल्टा लिख दिया, सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया। ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, उल्टा लिख दिया था, ठीक है। सबसेट लेक्चर 1 आना चाहिए। अगर आप लेक्चर 3 की बात कर रहे हो तो लेक्चर 1 2 रेगुलर रूटीन में देख के फिर इसको अटेम्प्ट करो। सबसेट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ए यूनियन बी यूनिवर्सल का सबसेट नहीं है, उसके एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर ही तो है। अच्छा ए यूनियन बी इस बार यूनिवर्सल के साथ इक्वल सेट है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट का केस आ गया। अगर ए यूनियन बी इसका सबसेट है यूनिवर्सल का, तो कहता है, ये क्या कहता है कि भाई इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो यूनिवर्सल के जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, कह रहे हैं या तो बराबर होंगे या फिर कम ही तो होंगे। ए यूनियन बी के एलिमेंट यूनिवर्सल से या तो कम होंगे या इक्वल होंगे। कम कब होंगे, इस केस में यार ए यूनियन बी के एलिमेंट कम है, यूनिवर्सल के बहुत सारे बाहर के भी तो हो सकते हैं। अच्छा इसमें इक्वल आ गए। अब ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? अच्छा एक मिनट, फॉर्मूला पढ़ने से पहले ही एक पार्ट तो हो भी गया। कैसे हो गया? तुम्हें कह रहा था यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो 50 है, तो कहता है ए यूनियन बी की वैल्यू 50 या उससे कम होगी, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है। ए पार्ट भाइयों और बहनों, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी कितनी होगी? कह रहा 50, ज्यादा से ज्यादा 50 आ रही है ना, या तो उससे कम होगी या मैक्सिमम 50 होगी। ग्रेटेस्ट पूछिए, मैक्सिमम पूछ ले, ग्रेटेस्ट पूछ ले, समझ गए आप? तो ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी की। अब लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसमें इंटरसेक्शन तो दिख ही नहीं रहा मुझे, लेकिन मैं इसी को यही से शुरू करूंगा। देखो बी पार्ट अगर वो मेरे से पूछ रहा है तो मैंने क्या किया, यही से बात करनी शुरू की। कहता है यार ए यूनियन बी तू तो 50 से कम है या बराबर है। अब ए यूनियन बी के बारे में बात हो तो गई हमारी, क्या होता है वो, एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अरे भाई फॉर्मूला याद अभी तो करा है, 2-3 पेज ही तो हुआ है, फॉर्मूला याद हो चुका है। ए के एलिमेंट 24 लो, बी के एलिमेंट 30, इंटरसेक्शन अरे यही तो बताना है। चलो खेलते रहो अभी और आगे। अब क्या बचा, 24 प्लस 30 54 हो गया, ये बन गया 54 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 50। क्या करा हमने, 50 इधर लिया माइनस में, और एन ए इंटरसेक्शन बी को इधर ट्रांसफर कर दिया हमने प्लस में। तो देयरफॉर फाइनली मुझे ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा जो वेरिएबल होता है ना वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है तो अच्छा लगता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अच्छा ये साइन क्या डिनोट कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिनिमम 4 है, 4 या उससे ज्यादा। तो लीस्ट वैल्यू जो इंटरसेक्शन की है वो 4 है, और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है यूनियन की वो 50 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल स्कूल एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार सही से प्रैक्टिस कर लेना और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना सबसेट वाले को, ठीक है। क्लियर हो गया, बढ़े आगे।
अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है किस तरह से कि अपना लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, आपको लैंग्वेज को समझना है फिर आगे करना है। कुछ चीजें मैं इसके बारे में लिखवाता हूँ बच्चों। कहीं भी यूनियन, यूनियन अगर आपको दिखता है तो उसके ना कुछ वर्ड आप लिख लो कि यूनियन क्या डिनोट करता है। या तो और होगा तो आप समझ जाना यूनियन है। अच्छा, अगर टोटल लिखा होगा तो समझ जाना यूनियन है। अगर ग्रुप लिखा होगा तो समझ जाना यूनियन है। एटलीस्ट लिखा होगा तो मतलब यूनियन है। मतलब इन चारों में से कोई भी वर्ड आ जाए इस तरह से स्टेटमेंट में, आप समझ जाना यूनियन की बात कर रहा है। अच्छा, ये साइन किसका है? इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे, मैं आपको जो बता रहा हूं इस पे ध्यान दो। कह रहा है अगर क्वेश्चन में एंड लिखा हो, ए एंड बी, बोथ लिखा हो, बोथ ए एंड बी, साइमल्टेनियसली लिखा हो ए एंड बी, जैसे एंड तो देखो हर बार आ ही रहा है, पर ये वर्ड आपके क्या डिनोट करेंगे? कॉमन, ए और बी दोनों का पार्ट लेना मुझे, ठीक है। तो ये प्लीज आप नोट डाउन कर लेना, ये काम आएगा आपका, ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 अगर आप एनसीईआरटी को उठाओगे इंस्टेंटली ये वर्ड पकड़ लो, सारे क्वेश्चन हवा में हो जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन बस कर लेना हवा में, बाकी तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले गिटार एंड 25 लाइक टू प्ले पियानो, ठीक है। दो चीजों के बारे में बात हो रही है, गिटार और पियानो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। इफ ईच स्टूडेंट लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देन हाउ मेनी लाइक टू प्ले बोथ पियानो एंड गिटार। देखो जब इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे आ रहा है तो पहले ना चीजों को सेट की नोटेशन में लिखना शुरू करो कि भाई पहले ए ले लो। ए क्या है? लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले, पहले क्या लिखा है? हु लाइक टू प्ले गिटार। चलो अच्छा, बी देखो, बी में क्या है आपके पास? स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले पियानो, पियानो वाले आ गए। गिटार पियानो दो हमने चीजें लेट कर ली। अब इनको वैल्यू वाइज लिखना शुरू करो। कह रहे ए में, ए कितने स्टूडेंट है जो सिर्फ गिटार प्ले कर रहे हैं? 24। एक बार रीड करो, दोबारा पढ़ लो। 24 लाइक टू प्ले गिटार। कितने स्टूडेंट है जो पियानो को प्ले कर रहे हैं? 25, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? तो टोटल वैल्यू दे दी, और टोटल मैंने आपको क्या बोला है? यूनियन, मतलब आपको एन ए यूनियन बी दे दिया, ठीक है। आपको एन ए यूनियन बी दे दिया। पूछा क्या? बोथ पियानो एंड गिटार। हाउ मेनी लाइक टू प्ले बोथ पियानो एंड गिटार, और बोथ के लिए क्या था? इंटरसेक्शन। इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है आपसे? इंटरसेक्शन बता दो भाई। अरे अब तो कर चुके हैं हम, फॉर्मूला लगाओ, इंटरसेक्शन मिल गया, फॉर्मूला लगा लो, एन ए यूनियन बी हो जाएगा ना। ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, ए प्लस बी, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब 4 में से 3 वैल्यू दे दी, चौथी वैल्यू पूछ रहा है। बचा ही क्या है इसमें? ए यूनियन बी कितना है? 40। ए कितना था? 24। ये कितना है? 25। अरे सेम कैलकुलेशन अभी की थी, 9 आ रहा है। बड़े आगे, ये आपका 9 आ गया आंसर, लो, ठीक है। 24 प्लस 25 49, 49 माइनस 49 आ गया। कितने बंदे बोथ पियानो एंड गिटार प्ले कर रहे हैं? 9 पीपल लाइक टू प्ले बोथ पियानो एंड गिटार। डन, इजी था। लैंग्वेज को समझो बस, ठीक है, लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन बहुत इजी है। लो 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन समझ लो। एक तरह नहीं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, सारे समझ लो तो आपका एनसीईआरटी तो ऐसे ही हो जाएगी। बाकी अगर कोई रेफरेंस बुक उठाओगे तो वो क्वेश्चन भी मैं सारे अभी कवर कर ही रहा हूँ आपके साथ। चलो, इन अ क्लास 11th ऑफ सर्टेन स्कूल देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन मैथ्स। इतना ही पढ़ के ना मैं तो शुरू कर रहा हूँ। ये लो बच्चों, एक काम करते हैं, शुरू करते हैं, और इसमें देख लो, ठीक है, इतनी जगह है हमारे पास। तो मेरे पास मुझे कहता है कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं मैथ्स में। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, 2 पार्ट है क्योंकि, तो आप पूरा लिखोगे जब क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड मैथ्स, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लास, आप कितने बोल रहे हो? 30 स्टूडेंट्स है भाई। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बायो वाले 20 स्टूडेंट है स्कूल में, ये भी ठीक है। कह रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जो मैथ्स और बायो दोनों में हो, मैथ्स और बायो दोनों में हो। अच्छा, होता है ना ऐसे पीसीएमबी वाले, तो उसमें क्या होता है, दोनों क्लासेस अगर देखो सेम टाइम पे होगी तो मैथ्स पढ़ेंगे बायो पढ़ेंगे, दोनों क्लासेस वो एक साथ पढ़ सकते हैं क्या? या तो वो मैथ्स पढ़ पाएगा या बायो पढ़ पाएगा, दोनों क्लासेस एक टाइम पे नहीं होनी चाहिए।
तो उस केस में अगर ए पार्ट में मुझे कह रहा है दोनों क्लासेस आर कंडक्टेड एट द सेम टाइम, अरे तो फिर मैथ्स और बायो दोनों जो एक साथ पढ़ पाएंगे ऐसे कितना बच्चे हैं? अरे 0। ये कौन सी पॉसिबल बात है कि एक बच्चे ने मैथ्स भी लिया बायो भी लिया और तुम कह रहे हो दोनों क्लासेस लग रही है एक ही टाइम पे 4 to 5, अब दोनों सब्जेक्ट पढ़ के दिखाओ। अरे कैसे पढ़ोगे? कोई एक ही पढ़ सकते हो। तो इंटरसेक्शन में तो क्या होता है, जो दोनों हो वो हो लेंगे ना, तो इसमें 0 हो जाएगा अगर सेम टाइम पे क्लास कंडक्ट हो रही है। तो अब तुमसे क्या पूछा है, मुझे वो बच्चे बताओ जो मैथ्स और बायो में हो। वर्ड पकड़ो, और का मतलब क्या है, मैथ्स और बायो। क्या सिखाया था अभी? मैथ्स यूनियन बायो। फॉर्मूला लगाओ, क्या है फॉर्मूला? m प्लस बी माइनस में इंटरसेक्शन बी। लो, इसकी वैल्यू कितनी है? 30 प्लस 20 माइनस 0, टोटल इज 50। आंसर आ गया। 50 स्टूडेंट्स है जो या तो मैथ्स पढ़ेंगे या बायो पढ़ेंगे। ठीक है। बी पार्ट एक बार रीड करो। बी पार्ट में आपको कह रहा है 2 क्लासेस आर कंडक्टेड एट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स एंड देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ द सब्जेक्ट्स। 5 बच्चे ऐसे हैं इन 50 में से जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए। तो अब लेकिन क्लासेस अलग अलग टाइम पे हो रही है कि मैथ्स 4 से 5 लगा दी तो बायो 5 to 6 लगा दी उसके बाद, तो आप ले सकते हो क्लासेस हैं। तो उसमें मैथ्स वाले बच्चे बदल थोड़ी गए, 30 स्टूडेंट्स हैं। बायो वाले बच्चे बदले थोड़ी है, 20 है। लेकिन मुझे अब 5 स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट जिन्होंने लिए है वो भी बता दिया इस पार्ट में कि 5 स्टूडेंट है जिनके पास दोनों सब्जेक्ट है। और अब कह रहा है कि क्या ये मैथ्स और बायो ले सकते हैं? और मतलब यूनियन, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि क्लासेस अलग अलग टाइम पे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लो बच्चों, तो यहां पर मेरे पास 30, 20 एंड -5 इट विल गिव यू 45। ठीक, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि प्रैक्टिकली सोचना पड़ रहा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्यों यूज किया था वर्ड? प्रैक्टिकली सोचना पड़ रहा है। दोनों क्लासेस एक साथ कैसे ले लोगे? नहीं हो पाएगी, तो हमने इसको 0 ले लिया। ये मेन पॉइंट था इसका। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस पे। चलो आगे देखते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये तो आपका 1.6 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 1.6 एक्सरसाइज जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको करें कन्वर्ट फटाफट से, हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 सेट वाला एक क्वेश्चन ले लेंगे बस, 3 सेट वाला। इसमें कह रहा है ग्रुप ऑफ 75 पीपल है। ग्रुप मतलब यूनियन। अच्छा, लेकिन यूनियन किसका? क्रिकेट और टेनिस। तो हमने सिंबल ले लिया क्रिकेट और टेनिस। कितने हैं भाई? 75 है। ईच लाइक एटलीस्ट क्रिकेट और टेनिस, कि कम से कम एक तो वो लाइक करते हैं, या तो क्रिकेट खेलेंगे या टेनिस खेलेंगे। क्रिकेट वाले कितने हैं? ऑब्वियसली ज्यादा ही हो गए, 40। 10 लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ मतलब क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, 10 जो दोनों लाइक करते हैं। अच्छा, कह रहा है आप वो बताओ जो ओनली टेनिस प्ले करे पर क्रिकेट प्ले ना करे। बहुत कम ही हो गया वैसे। और हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब देखो इसमें ना ए और बी पार्ट जो दिया हुआ, बी वाला पार्ट पहले सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं सिर्फ टेनिस की, मतलब ऐसे टेनिस वाले सेट की, तो वो निकल आएगा ना 4 में से 3 वैल्यू दी हुई है। तो इसमें मैंने पहले क्या किया, सी यूनियन टी का फॉर्मूला लगाया। क्रिकेट यूनियन टेनिस मतलब और, ये कट नहीं है, और लिखा है ये। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी। क्या क्या वैल्यू दी है? यूनियन दिया है, बिल्कुल दिया 75। क्रिकेट वाले दिया है 40 दिया है। टेनिस वाले हमें नहीं पता टोटल कितना टेनिस खेलते हैं, और जो दोनों खेलते हैं वो 10 है। चलो कर लेते हैं सोल्व। 75 40 माइनस 10 कितना हो गया? 30 हो गया। प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी आ गया टेनिस। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? 75 माइनस 30 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी। तो कितने पीपल टेनिस प्ले कर रहे हैं? इट इज इक्वल टू 45। इट इज इक्वल टू 45। तो टोटल टेनिस प्ले करने वाले मुझे पता चल गए। लेकिन ए पार्ट जो अब हम सॉल्व कर पाएंगे, उसमें कह रहा है तुम वो बताओ जो ओनली टेनिस प्ले करे, क्रिकेट प्ले ना करे। इसको ना लिखने के 2 तरीके हैं। देखो, इसको लिखने के 2 तरीके हैं कि भाई टेनिस प्ले करे पर क्रिकेट मत प्ले कर, मतलब क्रिकेट पर मैंने लगा दिया कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी माइनस सी, टेनिस खेल रहे हैं पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो उसमें उसका फॉर्मूला क्या सीखा था कि भाई टी लेना है तो टी का पूरा सर्कल ले लो और दोनों में जो कॉमन है वो माइनस कर दो। टी वाले कितने हैं? 45। दोनों में कॉमन कितने हैं? 10।
35 ऐसे है जो सिर्फ टेनिस खेलेंगे, जो सिर्फ टेनिस खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, 35 ऐसे है। ठीक है, तो ये आपका ये ए पार्ट बाद में हुआ है, बी पार्ट पहले हुआ है इसमें, और यही सीक्वेंस रहेगी, और कोई तरीका नहीं इसको करने का। मतलब वेन डायग्राम से भी करते हैं बच्चे वैसे, पर जब फॉर्मूला हमने सीख लिया तो ये छोटा फॉर्मूला तो आप लगा सकते हो, जब 3 सेट आएंगे तो बड़ा वाला फॉर्मूला हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये 3 सेट वाला आ गया। ये फाइनल क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझ आ गया तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। 3 सेट की बात कर रहा है। देखो जो जो चीजें गिवन है ना, जब ऐसे देखो आपको बोल दिया कि ए बी सी, आपको दिखने लग गया 3 चीजों के बारे में बात कर रहा है, सबसे बढ़िया तरीका तीनों चीजों को पहले कॉपी करना शुरू करो। मतलब क्या, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो लिखनी शुरू करो। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 29 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए वाले कितने लोग हैं भाई? 29। अच्छा, 24 लाइक्ड प्रोडक्ट बी, बी वाले 24 पीपल है। 32 लाइक्ड प्रोडक्ट सी, 32। लो जी, ये लिख दिया, यहां तक सही है। ए वाले, बी वाले, सी वाले, पूरे पूरे सर्कल के मैंने वैल्यूज लिख दी। अब आगे बात कर रहे हैं कि 18 पीपल लाइक्ड बोथ ए एंड बी। एंड आ गया ना, एंड मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन, कितने लोग हैं? 18। अच्छा, 16 लाइक सी एंड ए, सी इंटरसेक्शन ए 16 है। 15 लाइक्ड बी एंड सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन आ गया, लो कितना है? 15। और 10 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, ऑल द 3 प्रोडक्ट्स में आ जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन, ये लो तीनों का इंटरसेक्शन कितना है? 10। आपसे कह रहा है आप मुझे बताओ कितने लोगों ने सिर्फ सी को लाइक किया। ये फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली ले लो। यहाँ पे ना क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सी ओनली, ये पूछ रहा है मेरे से, सी ओनली, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो देखो इसको करने का ना, देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आपको जितने अलग अलग रीजन दिख रहे हैं ना बच्चों, जितने अलग अलग रीजन, उनको ना तुम कुछ एक सिंबल असाइन कर दो। ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट को ए ले लिया, मतलब ये वाला पार्ट सारा, समझ रहे हो? ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट। फिर ये ले लिया बी, ये ले लिया सी, फिर ये डी पार्ट ले लिया, ये क्योंकि अलग से पार्ट दिख रहा है, इसे ई ले लिया, इसको एफ ले लिया, इसको जी ले लिया। ठीक है, ये वेन डायग्राम का देखो असली यूज अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। भाई सेट ए के अंदर कौन कौन से अल्फाबेट दिख रहे हैं? सेट ए के अंदर ए डी ई जी, ये देखो ए वाले सेट के अंदर ये 4 अल्फाबेट दिख रहे हैं आपको। कौन कौन से? ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी। बी के अंदर बताओ, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। सी में बताओ, सी में सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक, अब पॉइंट ए एंड बी, ए और बी का कॉमन देखो, ए और बी का कॉमन क्या है भाई? ए और बी का कॉमन डी और जी, डी और जी सिंबल दिख रहे हैं ना? ये इस तरह से रीजन आप असाइन कर देना। बी और उसके बाद क्या? सी और ए, सी और ए में कॉमन क्या है? सी और ए में ये ई और जी, देखो ना ये वाला, ये सी और ए में कॉमन है, क्या है? ई और जी। लास्ट बी और सी में कॉमन क्या है? बी और सी में एफ और जी। और सबसे मेन जो ब्रेक थ्रू है इसमें, कह रहा तीनों में कॉमन क्या दिख रहा तुम्हें? तीनों में कॉमन जी। वहां से मुझे एक वैल्यू मिल गई, वहां से मुझे एक वैल्यू मिल गई। तो भाई जी की वैल्यू मुझे मिल गई 10, जी की वैल्यू मुझे मिल गई 10। तो जी की वैल्यू अगर मैं 10 यहां पे रख दूं, देखो बच्चों जी की वैल्यू अगर मैं यहां पे 10 रख दूं, 10 इधर जाएगा माइनस में, एफ कितना हो जाएगा? 5। बात समझ आ रही है? जी की वैल्यू 10 ये यहां पे रखी, 10 इधर आ गया माइनस में, एफ की वैल्यू 5 आ गई। जी की वैल्यू 10 रखी, ई कितना आ गया? 6 आ गया। अच्छा जी की वैल्यू 10 रखी, डी कितना आ गया? 8 आ गया। रिवर्स ऑर्डर में आपको सारे अल्फाबेट्स की वैल्यू मिलती जा रही है। इसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन बन जाए, इसमें कोई भी चीज पूछ ले, बी ओनली, सी ओनली, अच्छा ए एंड बी बोथ, वो मतलब किस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ए और बी ले रहे हो पर सी नहीं ले रहे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर आप अल्फाबेट्स निकालने सीख लो। अब इसमें देखो आपका डी है, एफ है, जी है, डी एफ जी सब कुछ है। डी की वैल्यू 8, एफ की वैल्यू 5, 13 और ये कितना हो गया 10, 23 इधर गया माइनस में, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। डी एफ जी तीनों की वैल्यू है, डी 8 है,
EFG लेना, सॉरी यहाँ पे ये ऊपर वाला आ रहा है, यहाँ पे क्या है EFG। 6 + 5 आपको हो गया 11, 11 + 10 21, 21 इधर गया तो C की वैल्यू आ रही है 11। इसमें DFG जो अभी हमने निकाला था वो आपका 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 10 23, तो B आपका सिर्फ 1 आ रहा है, B आपका सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। DEG ध्यान से करो, D8 E6 14, 14 और ये 24, 24 उधर गया माइनस में तो A की वैल्यू आ रही है 24, उधर गया माइनस में तो 5 आ रही है, 5। सारे अल्फाबेट्स निकाल लिए। कह रहा है अब देखो कि पूछ क्या रहा है, प्रोडक्ट C ओनली। C ओनली वाला कौन सा बच्चों, C ओनली वाला तो ये पार्ट है, सिर्फ ये C सिंबल चाहिए, बस हो गया। यहां लिख देता हूं मैं, आपको C ओनली वाला सिर्फ ये चाहिए, तो आपको बोल रहा है प्रोडक्ट C ओनली, ठीक है। यहां पे हमने लिख दिया प्रोडक्ट C ओनली, तो वर्किंग पीछे ही हो गई, जगह बच गई यहाँ पे। तो C की वैल्यू आपने क्या निकाल ली थी बच्चों 11, तो आपका आंसर 11, आपका आंसर 11 आ गया, ठीक है। आपका आंसर 11 आ गया, यही है। इस पेज पे तो इतना ही काम होगा, ठीक है। वर्किंग तो हमारी पीछे वाले पेज पे निबड़ गई। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, आना चाहिए आपको। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, तो इसको फटाफट निपटाते हैं। वैसे तो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो डी मॉर्गन लॉ यूज होगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी करा देता हूँ। 180 स्टूडेंट्स है क्लास में, 110 अप्लाइड फॉर जेई और 60 हैड अप्लाइड फॉर नीट और 25 हैड अप्लाइड फॉर बोथ। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, जेई को मैंने क्या करा यहाँ पे, जेई को मैंने ले लिया ए, ठीक है, जेई को मैंने ले लिया ए। अच्छा, नीट को ले लिया मैंने बी। तो यहां से शुरू करेगा, अभी टोटल पे बात मत करना। कह रहा है ए पे जेई में कितने बच्चों ने अप्लाई करा 110, कह रहा है नीट में कितने बच्चों ने अप्लाई करा 60। अच्छा, फिर बोथ में क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी कितने बच्चे हैं 25। कह रहा है आप वो बच्चे बताओ जो जेई को अप्लाई कर रहे हैं पर नीट को अप्लाई नहीं कर रहे। मतलब ए पार्ट में क्या बोल रहा है, ए है पर नीट नहीं है, बी नहीं है। जेई अप्लाई कर रहे हैं पर नीट अप्लाई नहीं कर रहे, ए माइनस बी, जेई ए माइनस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आज हमने, ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ये पार्ट तो हो गया। ए कितना 110, इंटरसेक्शन कितना आपका 25, तो ये आपका 85 आ गया, 85 आ गया। उल्टा कह रहा है नीट मतलब बी को अप्लाई कर रहा है वो, पर जेई में अप्लाई नहीं कर रहा, मतलब बी माइनस ए पूछ रहा है। तो इसमें क्या करोगे, सिखाया तो आज, बी वाले सर्कल में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी है, नीट वाले कितने स्टूडेंट है 60, और दोनों में कॉमन कितना है 25 है, कितना आ गया आपका 35। ये दोनों पार्ट तो हो गए। तुम बोलोगे यार इसका क्या यूज है 180 स्टूडेंट, ये क्या यूनियन है। देखो एक लॉजिकली बात सोचो, आपको ए दे दिया, बी दे दिया, इंटरसेक्शन दे दिया, और अगर तुमने इसको यूनियन ले लिया तो फिर तुम उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर पाओगे। देखो सी पार्ट में आप कंफ्यूज मत होना, सी पार्ट में पूछा है जेई और नीट, जेई और नीट मतलब ए और बी, मतलब ए यूनियन बी, ये पूछा आपसे। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये था। अच्छा, ए में पीछे एलिमेंट कितने थे 110, बी में कितने थे 60, ये 25 थे। ये कितने हो गए आपके 110 प्लस 35 145। तुम बोलोगे यार यूनियन अगर 145 आ रहा है तो 180 है क्या। अरे भाई ये यूनिवर्सल सेट है, जब चारों ही वैल्यू दे देगा ना यूनियन के फॉर्मूले की, तो वो जो टोटल वैल्यू है, मैंने क्या कहा था टोटल वैल्यू को यूनियन ले लेना। लेकिन अगर फॉर्मूले में 4 टर्म्स होती है, यूनियन ए बी इंटरसेक्शन, चारों वैल्यू दे दी, तो टोटल को कभी यूनियन मत लेना, उस टोटल को लोगे तुम यूनिवर्सल सेट। तो दैट मींस यहां पे यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 180। और अब फाइनल पार्ट, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कह रहा है जेई नहीं फॉर्म भरा उसने और नोर नीट का भी फॉर्म नहीं भरा। देखो देखा लग रहा है एक्सप्रेशन, ये ए में भी अप्लाई नहीं करा, बी में भी अप्लाई नहीं करा, मतलब कुछ नहीं करा इसने। तो कह रहा है भाई डी मॉर्गन लॉ लगाओ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट पूरे पे ले जाओ, बीच में साइन उल्टा कर दो। और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या सिखाया गया है, यूनिवर्सल में से उसी सेट को माइनस कर दो बच्चों जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
हुई क्लास खत्म उसी पॉइंट पे जो बीच में 10 बार यूज हुआ है। यूनिवर्सल 180, ये 145, कितना हो गया 35। लो मजा आ गया, सारे क्वेश्चन हो गए आपके। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जैसे टाइम मिलता हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में। और सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 12th क्लास, क्योंकि 12th क्लास में भी हमारा जो फंक्शंस है वो मेजर कैलकुलस में यूज होता है, और कैलकुलस हमारा आउट ऑफ 80 35 मार्क्स का है 12th क्लास में। तो कैलकुलस अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको फंक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और फंक्शन 12th में तभी समझ आता है जब 11th का फंक्शन हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए, इनको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू।